अस्सलाम वालेकुम। जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी, इज़ इट क्लियर? कोई इंटरप्शंस वगैरह तो नहीं है? सो दैट वी फिक्स इट अर्लियर। ओके, ओके। ओके जी, दिस इज़ probably the last topic, that is balanced diet and obesity linked with it. आपके फर्स्ट ईयर का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद probably we will go for revision. Obviously 2 से 3 लेक्चर लगेंगे अभी इसको ख़त्म होने में. So any idea about the balanced diet, the term balanced diet? जी. How would you define the term balanced diet? न्यूट्रिशन का काफ़ी पार्ट आपने कवर किया है, जिसके अंदर आपने डिफरेंट डाइट कंपोनेंट्स को स्टडी किया, रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, रोल ऑफ प्रोटीन्स, रोल ऑफ लिपिड्स, फिर इस तरह मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर. उससे पहले के लेक्चर्स में और उसके पहले जीटी जो दे चुके हैं आप, ये सब कुछ आप बहुत डिटेल में कर चुके हैं. सो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट दैट कम्स टू योर माइंड? A variety of different types of food providing adequate amounts of nutrients for a healthy lifestyle. Very good. All essential food classes including protein, carbohydrates. Food intake that contains all essential food classes. हाँ, एक खास proportion के अंदर. Proportionate amounts. ये बड़ा ज़रूरी है. ठीक है, रोज़ आप खाना खाते हो, आपकी कितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके लिहाज से आप proportions के अंदर या पोर्शंस के अंदर उसको डाइट को यूटिलाइज करेंगे, जिसके जिसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो बड़े बैलेंस्ड होने चाहिए. जी, ठीक है. ये नहीं कि कोई भी डाइट खाएंगे और उसके अंदर सारा कुछ है और जितनी मर्जी खाएंगे, ऐसे नहीं है. ठीक है, आपको 3 to 4 पोर्शंस के अंदर डाइट लेनी है आइडली. ठीक है, और जब 3 to 4 पोर्शंस को आप बनाते हैं, उसके अंदर आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आपकी बेसिक कंपोनेंट्स फूड के सारे उसके अंदर मौजूद हैं या नहीं है. Starting from carbohydrates, then comes proteins, fatty acids, vitamins, minerals, as well as water. जी जी जी, हम इसको डिटेल में देखेंगे. वेट के लिहाज से भी होता है और हाइट के लिहाज से भी होता है और सारा सिलसिला. ठीक है, ओके जी. Right in front of your screens, there's a basic definition, a basic concept of balanced diet. I read it for you. A diet is said to be balanced one when it includes proportionate quantities of basic food groups. Basic food groups आपको पता है कौन कौन से हैं? ठीक है, in order to supply the essential nutrients in complete fulfillment of the requirement of the body. ठीक है, मतलब आप डाइट को बैलेंस डाइट तब कहेंगे जब उसके अंदर एक खास पोर्शन के अंदर, एक खास क्वांटिटी के अंदर बेसिक फूड ग्रुप्स इंक्लूड किए जाएं, जो कि आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं. उनका कोई ना कोई रोल है टू प्ले इन इनसाइड योर बॉडी. ठीक है, एंड दैट इज बेसिकली द बेसिक रिक्वायरमेंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी दैट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, अगेन थोड़ा सा रिविजन करते हैं. वी हैव स्टडीड एंड डिस्कस्ड अबाउट दीज all different molecules which are required as far as nutrition is concerned: carbohydrates, proteins, fats, water, vitamins, minerals, and fiber. All of them together contribute to the term balanced diet. Again, जितने मर्जी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा सकते आप. ठीक है, इसकी एक अपर लिमिट होगी. लाइकवाइज प्रोटीन्स. ठीक है, फिर आपको हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म्स ओवर हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन? आप बहुत कम पानी पियेंगे फॉर एग्जांपल तो आप डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं. आप बहुत ज़्यादा पानी पियेंगे तो आपको ओवर हाइड्रेशन हो सकती है. ठीक है, अगेन विटामिन्स की बात करें, कम
इनटेक लेंगे किसी पर्टिकुलर विटामिन की तो इट कैन लीड टू अ डेफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर विटामिन, और अगर उसकी डोज ज़्यादा ले लेते हैं तो आप हाइपर विटामिनोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। लाइकवाइज द सेम थिंग गोज फॉर मिनरल्स। फाइबर ज़्यादा होना चाहिए आपकी डाइट के अंदर। उसकी रीज़न क्या है? इट प्रोवाइड्स बल्क टू द फूड और आपके जीआईटी को प्रॉपर मेंटेन रखता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। इसी तरह काफ़ी ढेर सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि गट से बिलोंग करती हैं, वो भी उनसे भी बच जाता है इंसान। टू मच फैट इज़ बैड, ठीक है। फिर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, थोड़ी थोड़ी बात दोबारा करेंगे उसकी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा करेंगे, आपकी पैंक्रियास पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, इंसुलिन का काम बढ़ा देंगे। जो डायबिटीज़ 50-60 साल की उम्र में होनी थी वो 30 साल की उम्र में हो जाएगी, ठीक है। प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट इज़ एडवाइजेबल। अगर लो प्रोटीन पे चले जाएं आप, और ख़ासतौर पे बच्चों के एज ग्रुप के अंदर, तो वी हैव studied in detail the different disorders associated with the protein energy malnutrition. Would you please would you like to write it in the window what I'm talking about, so that I will have an idea कि you are with me? जी, very good. Marasmus and दूसरी वाली कौन सी थी? जी, क्वाशरकर, वेरी गुड। एंड तीसरी वाली भी होती है एक मरासमिक क्वाशरकर, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है। ओके जी। सो हेल्दी ईटिंग, अगेन ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, समझ लें एक रिवीजन हो रही है साथ साथ, और बैलेंस डाइट की हेडिंग के अंदर ये चीज़ें दोबारा से आनी है। जस्ट ओवरव्यू, जो जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा अबाउट ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ योर डाइट दैट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम फॉर योर बॉडी, उसके बारे में देख लेते हैं। हेल्दी ईटिंग क्या होती है? अ हेल्दी डाइट consists of a variety of foods to help your body grow and stay in good condition and to give you energy as well. It must include enough of these nutrients, proteins, fats, carbohydrates, vitamins, minerals, and fiber, as well as water, to fuel and maintain your body's vital functions. आपकी बॉडी की वाइटैलिटी के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं। Ideally, you should eat 3 to 4 meals a day and avoid snacks. ठीक है? If eaten, snacks should be low in simple sugars and high in carbohydrates. ठीक है? जो आपको immediate source of energy provide करेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में लेट्स हैव अ लुक। कार्बोहाइड्रेट्स आर योर बॉडीज मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ग्रोथ, बॉडी मेंटेनेंस एंड एक्टिविटी। फाइबर की बात करें, फाइबर कीप्स योर फीसेस सॉफ्ट एंड बल्की, प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन एंड सम डिसऑर्डर्स ऑफ द इंटेस्टाइन। विटामिन्स की बात करें तो दे हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ केमिकल प्रोसेसेस that take place inside your body and help convert fats into energy. फिर फैट्स की बात करते हैं। फैट्स प्रोवाइड एनर्जी एंड फॉर्म अ लेयर ऑफ फैटी टिश्यू beneath the skin to conserve your body's heat. प्रोटीन्स की बात करें तो इट दे हेल्प to build your body's cells and tissues and to produce certain hormones and other active chemicals. Minerals की बात करें तो they help in building up your bones and controlling fluid balances, body responses and different types of gland secretions. ठीक है। अच्छा, ये जो लास्ट पॉइंट है ग्लैंड सिक्रीशंस, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं जो कि जिनके ऊपर इंसुलिन की फंक्शनिंग या उसकी रिलीज डिपेंडेंट होती है? जी, लेट्स रिकॉल। टेस्ट दे चुके हैं? दे चुके हैं? ओके, ओवरऑल अच्छा है वैसे रिजल्ट। अगर मैं आई वाज चेकिंग द पेपर्स लास्ट नाइट, इनफैक्ट लास्ट इवनिंग, तो आपके ऑनलाइन देख रहा था मैं, अच्छे रिस्पॉन्स है आप लोगों का। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कितनी ईमानदारी दिखाई है उसके अंदर आपने, और कितना कॉपी पेस्ट किया एक दूसरे से पूछ के, वो फिर आप आपकी अपनी सेल्फ असेसमेंट है। ज़ाहिर है नोबडी इज़ वॉचिंग यू, ठीक है। बट अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आप तैयारी कर सकते हैं, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम दीज डेज। बिल्कुल अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, ठीक है। और अपने साथ जस्ट नहीं करेंगे ना, अपने साथ जस्ट नहीं करेंगे, आपका टेस्ट तो पास हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ समबडी हैज गॉट, पता लग जाता है, पता है वो उसका फॉर्मेट ऐसा है कि उसके ऊपर पता लग जाता है। अगर इफ समबडी थिंक्स कि उसको एक नंबर मिला हुआ है,
और उसने लिखा पूरा था छाप के, तो उसके ज़हन में ये होना चाहिए कि टीचर हैज़ आइडेंटिफाइड इट। वो इजीली पता लग जाता है, वो फॉर्मेट चेंज हो जाता है उसका, ठीक है। वो इजीली पकड़ा जाता है कि आपने एग्जैक्ट कॉपी किया हुआ है, और उसका फॉर्मेट भी चेंज होता है। जब आप खुद से टाइप करते हो वो फॉर्मेट चेंज होता है, ठीक है। और उसका फॉन्ट साइज़ और ये सारा कुछ, ये वो कहते हैं क्या कहते हैं, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो वो 1 नंबर इसलिए मिलता है आपको कि आपने ज़ाहिर है आपने यू हैव डन योर डन विद क्वेश्चन, आपने उसको रिस्पॉन्ड किया है ओपन बुक करके बेशक, बट ऑब्वियसली जो नंबर काटे जाते हैं वो इसलिए काटे जाते हैं कि आपने छापा लगाया, ठीक है। कम केसेस होते हैं ऐसे, ज़्यादा केसेस नहीं होते, मगर कोशिश किया करो कि आप खुद से प्रोड्यूस करो उसको, ठीक है, तभी फ़ायदा है, अदरवाइज़ क्या फ़ायदा है, सब वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके जी, लेट्स गो ऑन टू द मेन टॉपिक। अब चलते हैं और थोड़ी सी चीज़ों के ऊपर जो कि डिस्कस होनी ज़रूरी है, जिसका पता होना चाहिए। सिंपली नोइंग दिस फैक्ट कि जी कार्बोहाइड्रेट कितने चाहिए, प्रोटीन्स कितनी चाहिए, लिपिड्स कितने चाहिए, फैट्स, मिनरल्स, फाइबर और वाटर कितना चाहिए, काफ़ी नहीं है। आपको बेसिस ऑफ बैलेंस डाइट का पता होना चाहिए, उसकी बेसिक पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप पेशेंट को बहुत अच्छे से डील कर पाओगे इन द फ्यूचर। सबसे पहले लोकली अवेलेबल फूड्स, फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न पंजाब से आपके पास आता है, सदर्न पंजाब से आपके पास, कोई सिंध से आपके पास आता है, बलूचिस्तान से आता है, NWFP से आता है, ठीक है, जो खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, या लोकल आपका किसी पोश एरिया से कोई बंदा आता है, कोई पेशेंट आता है आपके पास, आपको ये चीज़ जहन में रख के उसको कोई चीज़ बतानी है, जो डाइट बना के देनी है उसको, या जो उसको उसको आपने बताना है कि ये चीज़ें खानी है, कि जिस जगह पे वो रह रहा है वहाँ उसकी अवेलेबिलिटी लोकली है या नहीं है। एक देहाती बंदे को आप कैंड फूड लिख के दे देंगे, वो बेचारा टकरे मारेगा जाके, उसने ऑब्वियसली वहाँ नहीं मिलेंगी चीज़ें, ठीक है। कुछ कुछ एरियाज तो काफ़ी डेवलप हो गए हैं पेरिफ्रीज के, मगर काफ़ी ऐसे एरियाज हैं जहाँ आपको ये फैंसी चीज़ें नहीं मिलती, ठीक है। सो कोई ऐसी चीज़ जो पाइनएप्पल में है तो आप उसको लिख के दे दो स्लाइस पाइनएप्पल फलाने फलाने उसके आपने खाने हैं, वो नहीं ले पाएगा, उसके पास नहीं है रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज से ज़्यादा उसकी लोकल अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ ज़रूर देखनी देखनी है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। और वो जहाँ रहता है वो हिस्ट्री में आप उसको वैल्यूएट करेंगे, और उसके बाद आप उसको बताएंगे कि खुद से असेस करेंगे उसको कि जिस जगह पे वो रह रहा है वहाँ लोकली अवेलेबल फूड्स कौन कौन से हैं, तो फिर उनमें से आप उसको एडवाइस करेंगे, ना कि रट्टा लगाया हुआ। एवोकाडो कह दोगे किसी को तो वो बेचारा एवोकाडो कैसा कैसे कहाँ से लेके आएगा, वो नहीं उगता उसके एरिया में, या उसके सुपर स्टोर्स नहीं है, वहाँ से नहीं मिल सकता वहाँ, ठीक है। ब्रोकली अगर कह दोगे तो हो सकता है ब्रोकली वुड नॉट बी अवेलेबल देयर, ठीक है। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि लोकली अवेलेबल फूड्स से क्या मुराद है जी, ठीक है। तो लोकल अवेलेबिलिटी जो है वो जरूर चेक करनी है, ठीक है। शुड बी विद इन द इकोनॉमिक मीन्स ऑफ द पीपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। कुछ बातें तो वही हैं जो मैंने अभी पिछली हेडिंग के अंदर बोली हैं, मगर इसको अगर मोर क्लियर वे के अंदर बताया डिस्कस किया जाए तो बेसिकली आप इनफैक्ट पेशेंट का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जरूर देखेंगे, वो ये चीज़ें अफोर्ड कर सकता है जो आप लिख के दे रहे हैं उसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल ABC सप्लीमेंट आपने दे दिया, फॉर एग्जांपल आपने GNC का प्रोडक्ट लिख दिया, फॉर एग्जांपल आपने नेचर्स बाउंटी का प्रोडक्ट लिख दिया, ठीक है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो पूरी दुनिया में बिकते हैं, और जो साहिब-ए-इस्तात लोग हैं वो उसको खरीद के इस्तेमाल भी करते हैं, सेंट्रम हो गया और ABC, ठीक है, काफ़ी ढेर सारी कंपनीज हैं। आपने ऐसा उसको लिख के दे दिया, बट इट इज़ नॉट इन द रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। वो मेडिकल स्टोर पे जाएगा कि डॉक्टर साहब ने मुझे ये सप्लीमेंट लिख के दिया है, ठीक है, और जब उसको कीमत पता लगेगी उसकी 5,000, 6,000, 7,000, तो वो आपसे भी जाएगा और खुद से भी जाएगा, ठीक है। क्योंकि बेसिकली द फॉल्ट लाइज विद द डॉक्टर, उसने उसकी इकोनॉमिक नीड को नहीं देखा, और उसकी बैलेंस डाइट के चक्कर में जो उसको बेस्ट प्रोडक्ट आता था उसने लिख के दे दिया, सही है। यहाँ एथिक्स भी थोड़ी सी आ जाती हैं, किसी का ख्याल करना, ठीक है, ये देखना कि अगला बंदा अफोर्ड कर सकता है या नहीं, या कौन से सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करता है, ठीक है जी। देन कम्स शुड फिट विद द लोकल फूड हैबिट्स,
वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। किसी किसी जगह के ऊपर कॉर्न बेस्ड डाइट्स यूज़ होती हैं, ठीक है, किसी किसी जगह के ऊपर रोटी खाना पसंद की जाती है, वेयर एज आप ये जूं जूं आप उस तरफ जाते जाओ सदर्न पंजाब की तरफ और सिंध वाले एरिया में, वहाँ चावल चावल ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। वहाँ रोटी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ चावल चावल के आटे से रोटी बनाई जाती है, ठीक है। सो आपको लोकल फूड हैबिट्स का ज़रूर ख्याल रखना है, ठीक है। ओके जी, डाइट शुड बी इजीली डाइजेस्टेबल एंड पैलेटेबल। फॉर एग्जाम्पल, इस पॉइंट को क्लियर करें। ओल्ड पेशेंट कम्स टू यू विद APD, एसिड पेप्टिक डिजीज, या उसके माउथ के अंदर अल्सर्स हैं, बगैर उसको ट्रीट किए हुए आप उसको कुछ ऐसे आइटम्स खाने के लिए सजेस्ट कर देते हैं उसकी बैलेंस डाइट करने की नीयत से, ठीक है, ओवरलुकिंग द फैक्ट कि उसको प्रॉब्लम है, वो नहीं खा पाएगा, ठीक है। आप ऐसी चीज़ें जो उसके लिए डाइजेस्टेबल नहीं है, जो उसके लिए पैलेटेबल नहीं है, मुंह में अल्सर है, कोई भी मिर्च वाली चीज़ आएगी वो तो बहुत ज़्यादा उसके लिए पेनफुल होगी, राइट। अगर उसको एसिड पेप्टिक डिजीज़ है, उसको पेप्टिक अल्सर है या ड्यूडेनल अल्सर है, ठीक है, तो आप कोई ऐसी चीज़ उसको नहीं बता सकते जो कि उसके लिए इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है। फिर आपको ऑल्टर करनी पड़ेगी उसकी बैलेंस डाइट की रिजीम मेंटेन करने के लिए जो जो चीज़ें आपने उसके अंदर इंक्लूड करनी है। सो स्टार्टिंग विद द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड लोकली, फिर उसकी इकोनॉमिक मीन्स या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, उस इलाके की लोकल फूड हैबिट्स, और उसकी डिजीज स्टेट, आइदर ही इज हेल्दी और शी इज हेल्दी, फिट टू डाइजेस्ट एनीथिंग और पैलेटेबल हो उसके लिए हर चीज़ जो भी आप उसको लिखो, या फिर उसके अंदर कोई ऐसा इशू है, उसकी हेल्थ का इशू है जिसकी वजह से वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा सकता या कर पा सकती, या उसके लिए पैलेटेबल नहीं है। इन चीज़ों का ख्याल आपने ज़रूर। जी, थर्ड पॉइंट का कैसे ध्यान रखेंगे? शुड फिट विद द लोकल फूड हैबिट्स। जी जी, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल, एक 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 पर्टिकुलर जगह है, एक पर्टिकुलर रीजन है जिसके अंदर एक खास किस्म का फूड पसंद किया जाता है, बेशक वो उसकी अवेलेबिलिटी की वजह से या वहाँ का ट्रेडिशन है, ठीक है। सो आपको जेन में होना चाहिए, आप बेसिकली हिस्ट्री पे रिवील करते हो, जाहिर है आप वो डेमोग्राफिक्स तो नहीं आपको पता होती ना कि इस इलाके का फूड ये होगा, या आप उससे बातों में पूछते हैं रोजमर्रा में क्या क्या चीजें खाते हैं, ठीक है, आप ज्यादा ज्यादा क्या खाने में पसंद करते हैं, या इस तरह की चीजें आप क्वेश्चंस पूछ के आप डिटरमिन करोगे कि जिस एरिया में वो पेशेंट रहता है वहाँ की लोकल फूड हैबिट्स क्या हैं, ठीक है। अब अंदरून लाहौर चले जाओ, वहाँ नाश्ते आपको पता है किस तरह के होते हैं, राइट, वो एक लोकल फूड हैबिट है, सही है, वो लोकल फूड फूड हैबिट है। अगर उसको चेंज करने की जरूरत है, फॉर एग्जांपल समबडी इज प्रेजेंटिंग यू विद अ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज एंड सो मेनी अदर लाइक थिंग्स, तो ऑब्वियसली आप लोकल फूड हैबिट्स देखते हुए उसको मॉडिफाई करोगे, उस पॉइंट पे लाओगे कि बैलेंस डाइट भी पूरी हो जाए, ठीक है। वो जो मर्जी कर लें उसने वो चीज़ें खानी खानी है क्योंकि वो उनका ट्रेंड है, ठीक है। इसी तरह कहीं और जाएंगे, हो सकता है लोग दाल रोटी से नाश्ता करते हो, आप किसी और एरिया में जाते हैं, हो सकता है लोग सीरियल से नाश्ता करते हो, फिर एक और एरिया में जाते हैं फ्राइड फूड से नाश्ता करते हो, या आगे जो दूसरे खाने होते हैं। सो ये लोकल फूड हैबिट्स होती है, ठीक है। रोजमर्रा में क्या होता है, आप अभी मेस में जाते हो इधर हॉस्टल में या अपने घरों में, दोपहर में यूजली क्या होता है, दोपहर में रोटी या चावल में से कोई चीज़ पकी होती है, राइट। अगर आप फॉरेनर्स को देखोगे तो वो रोटी नहीं खाते, राइट। वो एक फॉर एग्जांपल स्टेक खाएंगे, उसके साथ थोड़ी सी वेजिटेबल पोर्शन खाएंगे, साथ जूस पियेंगे, उनकी हैबिट ये है, ठीक है। हम सुबह अंडा डबल रोटी फॉर एग्जांपल रूटीन में आम जुबान में बोलता हूँ, या पराठा अंडा या इस तरह की चीज़ें खाते हैं, राइट। किसी और कल्चर को देखेंगे, आप किसी और एरिया को देखेंगे, हो सकता है वहाँ दलिया खाने का रिवाज हो सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। सो ये लोकल फूड हैबिट्स हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? जी जी बिल्कुल, चाइनीज की तो क्या ही बात है, चाय में पूरी दुनिया में। एनीवेज, ओके, शुड कंटेन इनफ रफेज मटेरियल्स, ठीक है। रफेज मटेरियल कौन सा मटेरियल होता है जी, एनी आइडिया? जी, रफेज मटेरियल
जो कि काफ़ी ज़्यादा, हाँ एग्जैक्टली जो काफ़ी फाइबरस होता है, जिसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, सेलुलोज भी कह सकते हैं आप, ठीक है। जितनी भी वेजिटेबल फूड स्टफ्स होते हैं या आपके सीरियल्स या जितने भी बनते हैं, ठीक है, ये सारा का सारा रफेज होता है। बेसिकली क्या करते हैं, ये जो जितना उतना ज्यादा आपका 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 स्टे टाइम जो है फूड का वो कम से कम होगा, ठीक है, और इजीली वो जो वेस्ट बनने हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे आपकी बॉडी से, ठीक है। ओके जी, लेट्स हैव अ लुक ऑन रफेज फूड्स। एक तस्वीर आएगी आपके सामने, ये सारा सारा कुछ जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये रफेज फूड है, ठीक है। ये भूलना नहीं चाहिए आपको, आपके जेहन में आ जाना चाहिए, ये सारा का सारा हाई फाइबर कंटेंट फूड है, ठीक है। और मेरे ख्याल से आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हो, इसमें सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं। यू कैन सी दालें हेयर, जो पल्सेस हैं, राइट। यू कैन सी द बेसिक वेजिटेबल्स, ठीक है, ये फैंसी फ्रूट्स, ठीक है, और ये नट्स, ये ब्रोकली आ गई, ठीक है, ये जिंजर आ गया, ये पास्ता, ठीक है, ये ब्रेड है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिलोंग टू डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स, ठीक है। ये यूजली कंज्यूम की जाती हैं ऑलमोस्ट सारों से। आप सब्जियां यूजली हो सकता है रीच में हो एक गरीब की, क्योंकि वो उसके अपने एरिया में उगती हों, राइट, उसको लो रेट पे मिल जाती हों। दालें हो सकता है जिस जिस फार्म में वो काम करता है वहाँ जो उगता है, वो अनाज उगता है, वो उसको अवेलेबिलिटी हो, ठीक है। फिर ये नट्स की बात करेंगे, ऑब्वियसली गरीब आदमी शायद नहीं अफोर्ड कर पाएगा इन नट्स को, ठीक है। अगर आप जो हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग लोग करते हैं, वो इसको इजीली अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीज़ें आपको उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देखते हुए इनमें से डिफरेंट चीज़ें आपने उसको बतानी है, ठीक है, सही है। ओके, अब उसको फॉर एग्जांपल सम फैंसी फ्रूट, ठीक है, कोई फैंसी फ्रूट आप उसको कह देंगे गरीब आदमी को, जो मजदूर टाइप आदमी है, ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से खाना अरेंज करता है, वो इस फैंसी फ्रूट को कहाँ से, हमें कीवी कहाँ से ढूंढेगा, ठीक है, ही डजंट नो द फैंसी स्टोर्स, ठीक है। सो द मेन आइडिया मिल गया रफेज फूड्स का क्या होते हैं, ये आपने इंक्लूड लाजमी करने हैं रोज की जो उसकी बैलेंस डाइट बनानी है। ओके जी, देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ग्रुप्स, जो जिनको आप बोलते हो बेसिक फूड ग्रुप, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम मिल्क, मिल्क ग्रुप जिसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। मीट ग्रुप की अगर बात करें तो उसके अंदर मीट, फिश, एग्स एंड पल्सेस एंड नट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन, जो हाई प्रोटीन कंटेनिंग फूड होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रुप। और फाइनली आ जाता है सीरियल्स ग्रुप, जिसके अंदर आपकी ब्रेड आ जाती है, राइस आ जाता है, वीट आ जाता है और बार्ले आ जाता है, ठीक है। सो अगर आप ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें बेसिक फूड ग्रुप्स की, तो आप उसको 4 ग्रुप्स के अंदर कर सकते हैं, जिसके अंदर मिल्क ग्रुप आ गया, जिसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए, मीट ग्रुप आ गया, वेजिटेबल और फ्रूट का एक अलग ग्रुप हो गया, और सीरियल ग्रुप एक अलग से। इसके अंदर से अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन आपके जहन में होगी तो यू विल नॉट मिस द मेन थिंग्स, द मेन कंपोनेंट्स टू इंक्लूड इन हर और हिज डाइट। एक चीज़ आपने डेयरी प्रोडक्ट की बता दी उसको, फिर आपने एक आधा मीट में से, फिश में से, एग में से, पल्सेस में, अगर फर्स्ट को 3 टाइम का खाना बनाना है आपने किसी का, वो आपसे पूछता है डॉक्टर साहब मुझे बताएं मैं नाश्ते में क्या खाऊं, दोपहर के खाने में क्या खाऊं और रात के खाने में क्या खाऊं, तो इट देखो ओपन सोर्सेज से हो सकता है आप कुछ मिस कर जाते। अगर आपके जेहन में ये 4 बेसिक फूड ग्रुप हैं, इनमें से कोई एक एक चीज़, नाश्ते में थोड़ी सी उसको दही दे दो, ठीक है, एक ग्रुप आपने डाल दिया, ठीक है, एक एक आइटम डाल दिया एक ग्रुप में से। मीट ग्रुप में से आप उसको कह दो अंडा खा लो, ठीक है। फ्रूट ग्रुप के अंदर से आपको जी एक पोर्शन आपने किसी भी फ्रूट का थोड़ा सा खा लेना है, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली अगर आप इन सारे ग्रुप्स को यूज़ नहीं कर रहे, आप सीरियल और साथ आप अंडे के साथ ब्रेड कह सकते हो। दोपहर के नाश्ते में आपने इन सारे 4 ग्रुप्स के अंदर से फिर दोबारा से चीज़ें करनी है, और ज़ाहिर है एवरीवन नीड्स अ वैरायटी। ज़ाहिर है जिसने जो नाश्ता किया होता है वो दोपहर का खाना नहीं उतना खाना चाहता, राइट, इट्स अ ह्यूमन नेचर, वो डिफरेंट उसकी डिज़ायर होती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे दोपहर के खाने में, आप उसको बता दें डेयरी प्रोडक्ट्स में से आप कुछ और बता दें, ठीक है।
आप योगर्ट बता दें उसको, चीज़ बता दें, कोई ऐसी चीज़ बता दें, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसका क्या है, उसकी हेल्थ स्टेट क्या है, डिजीज़ तो नहीं है, ठीक है। नॉर्मल बंदे को आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं एक हेल्दी डाइट, या फिर आप एक डिजीज़ बंदे को बता रहे हैं, वो तो ज़ाहिर है आपको फिर उसके मुताबिक करना पड़ेगा ऑल्टर, ठीक है। और फिर आप मीट ग्रुप में से आप उसको मीट पे कह सकते हैं, आप उसको फिश भी कह सकते हैं, आप उसको दाल खाने को भी कह सकते हैं लंच में, राइट। बैलेंस करेंगे ना। अब मीट भी खा लो, फिश भी खा लो, एग्स भी खा लो, पल्सेस भी खा लो, सब कुछ इकट्ठा ही खा लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। पेशेंट्स जो होते हैं ना बेसिकली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं ऑन डॉक्टर्स इन दिस पर्टिकुलर, अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, दे आर नेवर श्योर कि कौन सी चीज़ खानी है कि नहीं, उनको स्पेशल बताना पड़ता, ठीक है। समटाइम्स आप दवाई दुई लिख के दे देते हैं और उसके बाद पेशेंट आपसे ये भी पूछ रहा होता है, डॉक्टर साहब आपने खाने में क्या खाना है ये तो बताया ही नहीं। और फर्ज करें अगर डॉक्टर साहब ने न्यूट्रिशन अच्छी नहीं पढ़ी हुई, तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे फिर उस टाइम के ऊपर? डॉक्टर साहब तो फिर वो काफ़ी एम्बेरसिंग नहीं सिचुएशन हो जाएगी कि आपको बताने नहीं, सब्जी का नाम ही लेना आ रहा, या आपको उसको बताने नहीं आ रहा कि आपने दोपहर में क्या खाना है और रात में क्या खाना है। अब उसको पता लगे आप कहें जी दोपहर में आपने KFC का बर्गर खाना है, रात को आप हार्टी से ले जाना, ठीक है। मॉर्निंग आप फलानी फलानी जगह से जाके जो है वो ब्रांच कर लेना। अब इस तरह के मशवरे तो नहीं देंगे ना बीइंग डॉक्टर आप, क्योंकि वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है। सो दैट्स व्हाई यू शुड हैव दीज बेसिक फूड ग्रुप्स इन योर माइंड। इज इट क्लियर? हो गए याद सारों को ये फूड ग्रुप्स, बेसिक फूड ग्रुप्स? ये क्वेश्चन आ जाता होता है, आपको पता होना चाहिए। अभी आपको आसान लग रहा है देखने में, अगर नहीं इसको याद करोगे जाहिर है प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे पेपर के अंदर, और ये लिखना ऐसे ही है इसको। जी इज इट क्लियर? जी जी इज इट क्लियर? जी किसी को बेसिक फूड ग्रुप्स नहीं याद हुए अभी तक? बड़े आसान से हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, बस उसको अपने अपने माइंड में कैटेगराइज करना है। जी एनी कंफ्यूजन सो फार? एनी कंफ्यूजन सो फार? नो? ओके जी। ओके, व्हाट इज द की टू गुड हेल्थ? एक अच्छी हेल्थ या हेल्दी ज़िंदगी गुजारने के लिए, गुड हेल्थ अटेन करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है? फोकस ऑन फ्रूट्स, वेरी योर वेजीज, रोज़मर्रा की बुनियाद पे। मतलब किसी को प्याज खाने का शौक है तो रोज़ प्याज ही नहीं खाते रहना, ठीक है। मैं मिसाल दे रहा हूँ वैसे ही, आई मीन उसमें कैजुअल वे में, ठीक है। किसी को अगर ब्रोकली खाने का शौक है तो रोज़ ब्रोकली नहीं खाते रहना, ठीक है। या लाइक वाइज अगर किसी और कोई और फूड वेजिटेबल है उसको अपने वेरी करना है, रोज़मर्रा की बेस के ऊपर चेंज करते रहना है, ठीक है। सैलड की फॉर्म के अंदर, आप खाना पकाने की फॉर्म के अंदर, इसी तरह फोकस ऑन फ्रूट्स। फ्रूट्स वेरी वेरी इसेंशियल। आप देखा है आपने पीछे टेस्ट भी दे चुके हुए सारे वाइटामिन और मिनरल्स के, ठीक है। उनकी सोर्सेज के अंदर फ्रूट्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो फ्रूट्स को अगर आप इग्नोर करते हो, फ्रूट्स को अपनी डाइट का पार्ट नहीं बनाते, तो फिर आप हेल्दी नहीं, लॉन्ग रन में हेल्दी नहीं खिला पाओगे, ठीक है। सो ट्राई टू फोकस ऑन फ्रूट्स, वेरी योर वेजीज, गेट योर कैल्शियम रिच फूड्स, ठीक है। नॉर्मल चलना फिरना या भागना और दर्द नहीं हो रही तो डज नॉट मीन कि आपका कैल्शियम लेवल बिल्कुल ठीक है। अपेरेंटली तो ठीक है, ठीक है। और कितने को लोगों ने अभी तक अपना कैल्शियम लेवल जिंदगी में करवाया होगा? इनफैक्ट मैंने नहीं करवाया कभी अपना, ठीक है। मेरी एज आपसे ज़्यादा है, राइट? सही है। बाय कीपिंग दैट थिंग इन माइंड कि जी हाँ आई यूटिलाइज फ्यू थिंग्स, ठीक है। या मुझे अभी अल्लाह का शुक्र है कोई बोन पेन्स नहीं है या ऐसा कोई मसला नहीं है, मगर आपको पता होना चाहिए कैल्शियम रिच फूड्स कौन से हैं और आपने उनको रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, तभी आप लॉन्गर रन में गुड हेल्थ अचीव कर पाओगे। गो लीन विद प्रोटीन, बड़ा मशहूर सा एक ये जुमला है, ठीक है। प्रोटीन कंपोनेंट ज़्यादा रखना है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट थोड़ा सा कम रखना है इन कंपैरिजन टू प्रोटीन, ठीक है। तो ये चीज़ का भी पता होना चाहिए। अगर किसी मोटे पेशेंट को पतला करने जा रहे हैं आप, ठीक है, अगर ओबीज है कोई और उसको आपने एडवाइस देनी है तो फिर आपका फोकस ज़्यादा प्रोटीन के ऊपर होगा rather than on carbohydrates or fats, right? Know the limits on fats, sugars and salts. हाइपरकोलेस्ट्रोलिनिया का पेशेंट है, फैट्स रिस्ट्रिक्शन स्ट्रेट अवे। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पेशेंट है, फैट रिस्ट्रिक्शन स्ट्रेट अवे।
हाइपरटेंशन का पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन राइट अवे। शुगर या डायबिटीज़ का पेशेंट है या प्री डायबिटीज़ की कंडीशन है, ठीक है, तो फिर शुगर्स के ऊपर बैन लग जाएगा फ़ौरन, और वो कट ऑफ करने पड़ेंगे आपको, डाइट के अंदर से निकाल के उसका ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स which can be used as a key to good health. जी any questions लिखा हुआ है। कैल्शियम टैबलेट्स कैसी हैं? सफ़ेद रंग की होती हैं। मुझे नहीं क्वेश्चन की समझ आई है आपकी। रोल नंबर 78 फरहान सर, कैल्शियम टैबलेट्स कैसी हैं? मतलब कैसी हैं? जैसी होती हैं वैसी होती हैं। मुझे आप या तो उसको सही तरह लिखो, मुझे मुझे शायद नहीं समझ आ रही है आपकी क्वेश्चन की, क्या व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क? कैसे खानी होती हैं या व्हाट? या आर यू सेइंग कि कैल्शियम टैबलेट्स रूटीन में यूज़ कर लें, ये क्वेश्चन है आपका? until unless it is indicated तो कैल्शियम की टैबलेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। आप क्यों नहीं कैल्शियम पढ़ लिया यार, आपने पढ़ लिया ना मिनरल्स के अंदर, डिटेल में पढ़ लिया है, उसकी सोर्सेज भी पता है। किताब खोलो अगर भूल गए हैं तो उसमें से देखो कौन कौन सी चीज़ें उनको अपनी डाइट के अंदर कंज्यूम करना शुरू करो, ठीक है। अभी क्यों खानी है कैल्शियम की गोलियां आपने? अभी यू आर नॉट ओल्ड, वेरी ओल्ड, क्या आपकी कैल्शियम कम हो गई है? हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट को बेसिक फूड ग्रुप्स में से क्या? ओके अच्छा, चलो अच्छा पूछ लिया आपने। हाउ मेनी ऑफ, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, मुझे बताओ मिल्क के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है या दही के अंदर? आपकी जो योगर्ट है उसके अंदर? सारे वेरी गुड, एक ने योगर्ट कह दिया। अभी तुक्के लग रहे हैं, सही पता है आपको। जी, योगर्ट इज वेरी हाई इन कोलेस्ट्रॉल कंटेंट। जो भी उसकी कॉन्फर्मेशन होती है फ्रॉम, ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना मिल्क से योगर्ट बनने के अंदर, ठीक है ना, ज़ाहिर है उसकी शक्ल सूरत भी चेंज होती है, उसका थोड़ा सा कंटेंट भी चेंज हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है फुल क्रीम योगर्ट के अंदर इन कंपैरिजन टू मिल्क। तो इसका मतलब अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको कहेंगे मलाई आपने साइड पे करके जो क्रीम है विदाउट क्रीम मिल्क यूज़ करना है, ठीक है। योगर्ट को नहीं यूज़ करना, या फैट फ्री योगर्ट यूज़ करनी है, अब अवेलेबल है मार्केट में, होती है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी क्लास से आया, ठीक है जी। ठीक है, फिर आपने ये जितने भी आपके सैचुरेटेड मीट्स हैं, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इनके अंदर होते हैं, ये जो आपका बीफ है, मटन है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करवाना, उसको कभी कभार खाएगा, ठीक है। वाइट मीट खा सकता है, फिश खा सकता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। फिर आपने देसी घी से उसको कहना है इस तरह आप करें, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल जिनका बड़ा होता है उनको आपने ये इन चीज़ों से करना होता है, ठीक है जी। और और कोई क्वेश्चन? लास्ट स्लाइड का लास्ट पॉइंट बता दें। अच्छा जी, मैं बता देता हूँ। जी, नो द लिमिट्स ऑन फैट्स सॉल्ट एंड शुगर्स, इसमें कोई मसला नहीं है। लिमिट्स ऑन फैट्स एज फार एज नॉर्मल पर्सन आता है तो आपने उसकी जो एवरेज रोज़ की बुनियाद के ऊपर जो उसकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू हिज वेट, उसको आपने फैट सॉल्ट शुगर सारा कुछ उसको उसको उसके डाइट के अंदर इंकॉर्पोरेट करना है। अगर वो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया या डिसलिपिडीमिया या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट करता है जिसके अंदर उसका कोलेस्ट्रॉल या दूसरे ट्राइसाइलग्लिसरोल्स या किसी भी तरह का कोलेस्ट्रॉल डी रेंज है, तो फिर फैट्स के ऊपर आपको चेक रखना है, उसको लिमिट करना है। अगर कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट आता है तो सॉल्ट से रोकना है, आपने हर चीज़ से मना करना है जिसमें सॉल्ट है। अगर डायबिटीज़ का पेशेंट आता है तो उसका दिल रखना नहीं है, ये बड़ा गलत प्रैक्टिस होती है यहाँ, ठीक है। इवन फैमिली मेम्बर्स डू दैट, ठीक है। जब आप डॉक्टर बन के पेशेंट्स को चेक करोगे तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि जी मेरे बच्चे ने कहा था कि अम्मा जी खा लो कुछ नहीं होता। ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इफ समबडी इज डायबिटिक, उसको मीठी चीनी वाली चीज़ नहीं खानी है, सिंपल, शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है। तो आपको उसको बताना है, उसको काउंसिल करना है। हाउ टू प्लान अ बैलेंस डाइट? सबसे पहले आप एज देखेंगे पेशेंट की क्या है, फिर आप उसका जेंडर देखेंगे,
फिर उसकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट देखेंगे, ठीक है। सेकंड पे आप सिलेक्शन करेंगे न्यूट्रिएंट्स की फ्रॉम द बेसिक फूड ग्रुप्स। हमने कौन कौन से फूड ग्रुप्स पढ़े हैं? मिल्क ग्रुप पढ़ा है, फूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप हमने पढ़ा, ठीक है। फिर आपने और कौन सा ग्रुप पढ़ा था? चलो बताओ मुझे अगर याद है तो। जी, कौन कौन से ग्रुप्स बताए हैं मैंने आपको? मिल्क ग्रुप बताया है, और मीट ग्रुप बताया, सीरियल ग्रुप बताया, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रुप बताया, राइट। सो उसके अंदर से फिर आप पिकअप करोगे न्यूट्रिएंट्स को, कौन कौन से आपने उसके एज के मुताबिक, उसके जेंडर के मुताबिक, आपने उसकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। उसका वेट देखेंगे बेसिकली, ठीक है। उसकी हाइट और वेट की बैलेंस निकालेंगे, उसका बीएमआई निकालेंगे, और उसके मुताबिक आप उसकी बैलेंस डाइट एडजस्ट करेंगे। इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल दोबारा आ गया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपका एक बहुत अच्छा लिखा हुआ नुस्खा एज फार एज योर न्यूट्रिशनल डाइट या बैलेंस डाइट इज कंसर्न, रायगा जा सकता है, यूजलेस हो सकता है अगर आपने इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल मद्देनजर रख के नहीं आपने वो बनाया, ठीक है यार। उसकी अफोर्डेबिलिटी को देखेंगे, राइट। अफोर्डेबल है उसके लिए या नहीं है, तभी वो काम का नुस्खा है उसके लिए, तभी वो आपकी सारी मिनट जो आपने 10 मिनट लगा के पेशेंट के साथ उसको समझाई बातें वो काम की हैं, अदरवाइज वो नहीं अफोर्ड कर सकता, ठीक है। तो वो नहीं खरीदेगा, वो फिर मेल न्यूरिश्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट आएगा तो जो आपने जो दवाई लिखी होगी, बेशक वो एंटीबायोटिक की फॉर्म में हो, पेन किलर की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में हो, वो भी सही इफेक्ट नहीं कर रही होगी, क्योंकि आपने उसका डाइट का जो स्टेटस है वो नहीं मेंटेन करवा पाए। ओके, हाई कॉस्ट एंड लो कॉस्ट डाइट, अगेन वही इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। उसकी जेब अफोर्ड कर सकती है कि नहीं कर सकती, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। स्टेप्स इन प्रिस्क्राइबिंग अ बैलेंस डाइट, पॉइंट्स टू कीप इन इन कंसिडरेशन, आपको जेहन में ये रखना है जब भी किसी को बैलेंस डाइट के बारे में बता रहे होंगे। टू कैलकुलेट द कैलोरिक रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वेट स्लैश हाइट, ठीक है जी। जी, क्वेश्चन इतने ढेर सारे, क्या 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 पूछ रहे हैं? एक सेकंड मुझे पीछे जाने दें, ठहर जाए, सो दैट नथिंग इज मिस्ड। आपने ग्रुप्स के बारे में बताया, उसके बाद क्या क्वेश्चन है? क्लिनिकल नेम फॉर कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, जी लिपिड प्रोफाइल होता है, और बेसिकली ये फास्टिंग स्टेट में करवाना होता है। आपको 8 से 10 घंटे की फास्टिंग करवा के फिर करवाना होता है। रैंडम नहीं किसी को भेज देना, वो ज़्यादा अभी भी खाना खाया उसने 1-2 घंटे पहले, वो कोलेस्ट्रॉल सारा उसके, वो आपको मिस रीडिंग आ सकती है जी। निहार मुंह का वर्ड यूज़ होता है आम जुबान में, ठीक है। तो इन वर्ड्स को याद करना शुरू करो, क्योंकि बाय द टाइम आप डॉक्टर बनोगे फिर एक सारे वर्ड्स काम आएंगे, क्योंकि लोकल अगर आपने सर्व करना है, ठीक है। ओके जी। To calculate the second point is the calculate the quantity of each component of balanced diet. Again, पहले कैलोरिक रिक्वायरमेंट आपने जज की, उसका वेट किया, उसकी हाइट की, ठीक है। उसके मुताबिक आपने देखा कि इसकी इतनी कैलोरिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आपने क्वांटिटी एडजस्ट की, फिर आपने फूड कॉम्पोजिशन को सिलेक्ट किया, और फाइनली आपने ये डिसाइड किया डिपेंडिंग ऑन कैलोरिक रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू वेट हाइट, क्या क्वांटिटी आप चूज़ कर रहे हैं, कौन सा फूड चूज़ कर रहे हैं, आया आपने 3 मील्स देने हैं उसको या 4 मील्स में डिवाइड फर्दर करना है, जो कि कन्वीनियंट हो किसी भी पेशेंट के लिए, ठीक है, इन अ 24 आवर्स डे। कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो कि हाई कैलोरीड होती हैं और कुछ हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट रखती हैं, और कुछ लो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट रखती हैं। जस्ट अ ब्रीफ आइडिया, उसकी इसकी रीज़न क्या है कि ऑब्वियसली इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर ऑल दीज। आपको ये जहन में बस रह जाए अगर सिर्फ के एग योक में हाई कंटेंट होता है कोलेस्ट्रॉल का फॉर एग्जांपल, या ब्रेन के अंदर हाई वेरी हाई कंटेंट होता है, तो काफ़ी है, ठीक है। उसको एज सच आपको एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बताने होते, ठीक है, या आपको याद भी, वो आप कंसल्ट कर सकते हैं आई मीन कभी भी आप रेफरेंस गाइड से, ठीक है। मगर आपको एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज़्यादा होता है, और कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनके अंदर कम होता है। सो वी गो वन बाय वन। ये कोलेस्ट्रॉल कंटेंट है मिलीग्राम, इतने मिलीग्राम होगा पर 100 ग्राम्स ऑफ, फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट एग वाइट। अगर 100 ग्राम एग वाइट किसी ने खाया तो उसके अंदर 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है,
अगर एग योक खा रहा है कोई 100 ग्राम्स तो 1330 बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल जिनका बड़ा होता है उनको मना किया जाता है, उनको कहा जाता है कि आपने जल्दी निकाल के खाना अंडा, ठीक है जी। लिवर 300 से 600। ब्रेन, ये ब्रेन मसाला खाते हैं जाके कई लोग, ठीक है। आई मीन कई लोग बड़ा शौक से खाते हैं इसको, ठीक है। सो अगर इसको खाया जाए तो जहन में होना चाहिए कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ऐसी ग़िज़ा आपके लिए नहीं है। अगर किसी को बताना है और वो आपसे पूछ लेता है कि जी मैं ये इस तरह की चीज़ खा सकता हूँ, अगेन यहाँ आपके लोकल ट्रेडिशंस की बात आ गई। अगेन यू गो टू सम एरिया जहाँ ये ब्रेन मसाले खाए जाते हैं बहुत ज़्यादा शौक से, ठीक है, या आपके जॉइंट्स पाए वगैरह इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं, निहारियाँ खाई जाती हैं, राइट, उनके साथ ये ब्रेन मसाला भी खाया जाता है। तो ऐसा पेशेंट आपके पास आ जाता है कोई, उसका कोलेस्ट्रॉल पहुंच रहा है 350 पे 400 पे, तो फिर आप उसको स्पेसिफिकली ये बताएंगे कि आपने बाकी चीज़ें तो खानी हैं जो जो खानी है मगर ये नहीं खाना, राइट। तो यहाँ इंपॉर्टेंस आ गई, जो आप पॉइंट कह रहे थे कि लोकली अवेलेबल फूड्स या उनकी लोकल ट्रेडिशन क्या है फूड का, ठीक है, और लोकल प्रैक्टिसेस क्या है फूड खाने की। ओके, बटर के अंदर 280, घी के अंदर 310, फिश और मीट के अंदर 40 से लेके 200 तक वेरी करता है कौन सी टाइप की फिश खा रहे हैं आप, ठीक है। देयर लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ फिश अवेलेबल, ठीक है। मीट, छोटा गोश्त खा रहे हैं, बड़ा गोश्त खा रहे हैं, राइट, सो उसके अंदर भी वेरी कर सकता है। मिल्क के अंदर कोलेस्ट्रॉल कंटेंट काफ़ी कम होता है 10, इन कंपैरिजन योगर्ट की बात करेंगे उसमें ज़्यादा होता है। रेकमेंडेड प्रोटीन अलाउंसेस अगर आप देखें तो एज ग्रुप के लिहाज से अगर आप इन्फेंट्स की बात करें, मेरा ख्याल है शायद ये हम एक दफ़ा पहले इसके ऊपर नज़र मार चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इन्फेंट्स की बात करें तो आरडीए कितनी होती है एज फार एज प्रोटीन्स आर कंसर्न, 2.4 ग्राम्स पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे के लिहाज से आपको चाहिए होती है। 10 किलो का बच्चा है तो 24 ग्राम प्रोटीन चाहिए उसको रोज़ाना की, ठीक है। अच्छा, चिल्ड्रन अप टू 10 ईयर्स 1.75 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे। एडोलेसेंट्स बॉयज़ और गर्ल्स की बात करें, बॉयज़ में डिफरेंट है, गर्ल्स में डिफरेंट है। बॉयज़ की बात करेंगे तो 1.6 ग्राम्स पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे, और अगर आप गर्ल्स की बात करो तो 1.4 ग्राम्स पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे। एडल्ट मैन एंड वुमेन का सेम होता है, दैट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर एज वेल, 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे। 70 किलो का बंदा है, ठीक है, तो 1 ग्राम, 60 केजी की कोई फीमेल है तो 60 ग्राम्स पर डे उसको प्रोटीन इनटेक करनी है, आरडीए उसकी। प्रेगनेंसी के अंदर ये बढ़ जाती है, डबल ट्वाइस हो जाती है। रीज़न पता है आपको इसकी प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू डील विद द 2 लाइव्स, वन मदर की और बेबी, इस वजह से 2 ग्राम्स पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे। और लैक्टेशन के अंदर तो और ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आपको मिल्क प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। किसी भी लैक्टेटिंग मदर को मिल्क प्रोड्यूस करना है जो कि जो हाई प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए उसके अंदर। 2.5 ग्राम्स पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे के लिहाज से आरडीए होती है। Relative proportions of fatty acids in different types of oils. This is very important. Again, I do not expect from you in the exam कि आपको एग्जैक्ट नंबर्स याद हो, नंबर्स याद करने भी नहीं है, ये रेफरेंस गाइड है। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए बटर घी और सनफ्लावर ऑयल के दरमियान में फ़र्क बताइए तो आपके जहन में ये ज़रूर होना चाहिए, एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि सैचुरेटेड कंटेंट घी में या बटर में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सनफ्लावर ऑयल। कोकोनट ऑयल में तो सबसे ज़्यादा, राइट, ठीक है। सैचुरेटेड अगर परसेंट की बात करें, अगर कंपेयर करें तो बटर घी के अंदर सब 75 है, सनफ्लावर ऑयल के अंदर 9 है, कॉटन सीड ऑयल में 16 है, कोकोनट ऑयल में 86 है, और ग्राउंड नट ऑयल के अंदर 18 है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की परसेंटेज देखें तो 20%, इसमें कम हो गई। कॉटन में सीड ऑयल में 19 हो गई, कोकोनट ऑयल के अंदर 12 हो गई, ग्राउंड नट ऑयल के अंदर 46 है, ठीक है। सो देयर इज अ वेरिएशन अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स और ऑयल्स। इसके मुताबिक आपने जो डाइट प्रिस्क्राइब करनी है, जो बैलेंस डाइट करनी है, नीड, किसी को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की नीड ज़्यादा है, किसी को सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की नीड ज़्यादा है,
ठीक है, एनर्जी प्रोविजन करनी है, ठीक है। आपको पता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो एलडीएल को तो इतना अफेक्ट नहीं करते, मगर वो एनर्जी प्रोविजन करते हैं। समबडी इज फिट, ही रिक्वायर्स एनर्जी एज वेल एज उसकी उसकी नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल आती है और वो कहता है आपको मैं एक्सरसाइज करता हूँ, एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करता हूँ, तो उसको आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स दे दें, ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर दें उसकी परसेंटेज इन कंपेयर टू सैचुरेटेड। कोई ऐसा पेशेंट जिसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लिपिड प्रोफाइल मार्जिनल है, नॉर्मल है, उसको सैचुरेटेड दे दें, ठीक है। और डी रेंज है तो फिर अनसैचुरेटेड दे दें, सही है। तो अकॉर्डिंगली आई मीन वेरिएशन है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, उसके मुताबिक आप डिसाइड करेंगे कि आपने कौन से पेशेंट को कौन सी टाइप का ऑयल मशवरा देना है, वेजिटेबल ऑयल का मशवरा देना है या बटर घी खा सकता है वो, ठीक है जी। एनर्जी नीड आवरली बेसिस के ऊपर डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर जल्दी से इसको भी एक नज़र मार लेते हैं। स्लीपिंग के अंदर आपको 65 कैलोरीज चाहिए होती हैं घंटे के लिहाज से, एक घंटे के अंदर 65 किलो कैलोरीज आर रिक्वायर्ड। स्लीपिंग एट रेस्ट, सॉरी सिटिंग एट रेस्ट, ये स्लीपिंग एट रेस्ट पता है कौन सी सिचुएशन होती है? क्लासरूम सिचुएशन, जो काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है, ओके। मगर सिटिंग एट रेस्ट की बात करें तो इसके अंदर भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है समवेयर अराउंड 100 किलो कैलोरीज। टेलरिंग, कपड़े सीना, 135 किलो कैलोरीज होती बैठ के, ये यूजली टेलरिंग भी, ठीक है। टाइपिंग एट हाई स्पीड 140 किलो कैलोरीज आपके घंटे के लिहाज से लग रही होती हैं टाइपिंग करते करते, जो सिर्फ आपकी उंगलियों की मूवमेंट हो रही है, राइट। वॉकिंग स्लोली, कितना वॉकिंग स्लोली? एक घंटे के अंदर आप 3 किलोमीटर करें, ठीक है, 200 किलो कैलोरीज आपके रिक्वायर होंगी। ऑल्टरनेटिवली अगर हम बात करें कि बर्न भी हो सकती हैं, ज़ाहिर है अगर आपने कंज्यूम नहीं की हुई तो आपकी बॉडी को आपकी वो प्रोड्यूस करेगी, वो ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए इतनी किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड है। वॉकिंग 4 किलोमीटर पर आवर, 300, 200 से बढ़ के 300 हो गई। अब ये जो येलो के अंदर हैं, अगर किसी को मशवरा आपने देना है वेट रिडक्शन का, तो ये वाली एक्टिविटीज़ का कहेंगे उनको, रादर देन जस्ट सिंपल प्लेन वॉक, ठीक है, वो इतनी कोई इफेक्टिव नहीं होती। तो ब्रिस्क वॉकिंग या वॉकिंग फास्ट, 650 किलो कैलोरीज आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, राइट। आप साइकिलिंग करते हैं, 250 कैलोरीज बर्न होंगी एक घंटे के लिहाज से। स्विमिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, ठीक है, 550 कैलोरीज एक घंटे के अंदर आप स्विमिंग करके बर्न कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी अमाउंट है वेट रिडक्शन के लिए, ठीक है। एंड वॉकिंग अपस्टेयर्स, कंपैरिजन चेक करें आप, स्लीपिंग से शुरू किया है आपने, मैक्सिमम भी आपने वॉकिंग फास्ट मतलब ब्रिस्क वॉकिंग जो होती है वो जो भागने के नज़दीक वाली वॉकिंग होती है, ठीक है, भाग नहीं रहे होते हैं मगर भागने के करीब करीब होते, इतना तेज़ चल रहे होते हो, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी जो है वो एक कंटिन्यूस मोशन में होती है, ठीक है, उसकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, वो 650 कैलोरीज बर्न कर रही है इन कंपैरिजन टू वॉकिंग अपस्टेयर्स। अगर एक घंटा कोई सीढ़ियाँ चढ़े तो 1100 कैलोरीज बर्न कर सकता है। सो इट्स अ गुड एक्सरसाइज एज वेल, जो कि घर में भी की जा सकती है, ठीक है, ओके जी, ठीक है। जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया, जी लोकली में बिल्कुल वो टकाटक में भी यूज़ होता है और मगज़ में भी यूज़ होता है और काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है। अब ये लोकल ट्रेंड है ना आपका, आप देखो बाहर के मुल्कों के अंदर नहीं है, आई मीन आपके पाए और मगज़ और ये इस तरह की चीज़ें नहीं खाई जाती हैं ऐसे। चाइना को नहीं मेंशन करना, यहाँ वहाँ सब कुछ खाया जाता है, मगर मैं वैसे रूटीन बाकी जगहों की बात, इवन सम इस्लामिक कंट्रीज़, वो ये जो जितने भी एक्स्ट्रा जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं सारे के सारे बकरे के या किसी और चीज़ के, ठीक है, उसको फारिग करा देते हैं, ठीक है। बहुत स्पेशल आपको शॉप्स में मिलेंगे या मिलेंगे, अदरवाइज नहीं उसको कंज्यूम किया जाता। बट आप इधर की देख लें, लोकल कंजम्पशन तो ढेर सारी है, कई लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं इसको और रूटीन बेसिस के अंदर खाते हैं, मगर ये बड़ा हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट रखता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जब तक तो फिट हो, हेल्दी हो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो कर लो, खा लो, कोई मसला नहीं है। मगर अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल का इशू है, आपका पेशेंट ऐसा आता है जिसको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, डायबिटीज़ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ है, तो आपने उसको ये चीज़ों से मना करना है। तभी मना करोगे जब पता लगेगा, राइट। और यही मकसद है कि हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर
देखने में आसान लग रही हैं मगर ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जी, एनी क्वेश्चन सो फार? इसके बाद हम ओबेसिटी के ऊपर जाएंगे, प्रॉबली 1 या 2 लेक्चर्स के अंदर ओबेसिटी कवर करेंगे, और एक शायद फिर लेक्चर रह जाएगा आपका जो कि रेस्पिरेट आई थिंक मेटाबॉलिक्स रेट और इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ छोटी डेफिनेशंस हैं और वो पॉइंट्स हैं, वो फिर हम या तो 2 लेक्चर्स में प्रॉबली बाय द एंड ऑफ दिस वीक वी विल बी डन विद इट, और ज़्यादा हुआ भी तो एक रिव्यू का लेक्चर नेक्स्ट वीक के अंदर करके वी विल बी डन। जी, एनी क्वेश्चंस? या मैं हल्का सा ओवरव्यू कर लूँ शुरू ओबेसिटी का? जी, नहीं देखो, आप एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। देखो, आप जब भी कभी लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट आपके सामने आएगी ना, आप उसको एक चीज देखना, उसके अंदर उसमें रेंज दी होती है, उस रेंज के अंदर फॉल करना है आपने। उस रेंज से कम भी बुरा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया की। हम फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं 60 to 100 या 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज अ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। आपको पता है 60 से नीचे और हद ज़्यादा और नीचे आए 50 से नीचे अ पर्सन कैन कोलैप्स। ठीक है, उसकी एकदम से आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है और वो गिर सकता है, और गिरने से नुकसान अलग हो सकते हैं, कोई ब्रेन हेमरेज हो सकता है, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, उसको कोई इंजरी आ सकती है, राइट। इसी तरह आप कहो कि जी 100 से ऊपर चला जाता है 126 तक, आप प्री डायबिटिक, और 126 पे तो आप कंफर्म कह देते हो कि डायबिटीज़ होगी इसको। ठीक है, शुगर का मरीज, और उससे बढ़ता जाए 200-250, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी के लिए इफेक्टिव वे में काम नहीं कर पाता, वो आपके लिए हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है जो आपके मेन ऑर्गन्स हैं। इसी तरह एचडीएल भी एक नॉर्मल लिमिट के अंदर मेंटेन करना है आपने। वो ज़्यादा होगा, उसका काम क्या है, एलडीएल को निकालना। वो जितना एलडीएल पकड़ के लेके वापस जाएगा, जो बाकी का एचडीएल बच जाएगा वो भी तो दोबारा वापस जाएगा ना सर्कुलेशन में, या सर्कुलेशन में रहेगा तो लिवर के पास, तो लिवर ने फिर इंटर कन्वर्जन्स करके उसको कुछ ना कुछ तो करना है ना। ठीक है, जिस चीज़ से बेसिक आपके फैटी एसिड्स जो आप कंज्यूम कर रहे हैं अपनी डाइट के अंदर, एस्टर्स, फैटी, ठीक है, जो एस्टर्स हैं, जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ठीक है, वो कंज्यूम करके आप ये सारी लाइपोप्रोटीन्स बना रहे हैं, जिसके अंदर एच है, जिसके अंदर VLDL है, जिसके अंदर LDL है। तो ये इनकी इंटर कन्वर्जन होती रहेंगी ना, तो ओवरऑल कंटेंट तो बढ़ गया ना आपके कोलेस्ट्रॉल का। आपको लिमिट को मेंटेन करना है, नॉर्मल लिमिट के अंदर रखना है। जी जी, हर नॉर्मल पेशेंट को एग खाना चाहिए अनटिल अनलेस ही इज एलर्जिक टू एग। सम पीपल, देखो इसके अंदर देखो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई थिंक वो शायद अपनी बुक के में मेंशन नहीं हुई भी, तो इस वजह से मैंने उसके अंदर मेंशन नहीं शायद की हुई, मगर एकदम से आपका अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको इसके अंदर एक और पॉइंट भी, आप वाइल प्रिस्क्राइबिंग अ डाइट यू शुड बी अवेयर ऑफ एनी नोन एलर्जीज टू अ पर्टिकुलर फूड। ये आप ऐड कर लो इसके अंदर, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, शायद बुक में भी नहीं लिखा हुआ। नोन एलर्जीज, एनी नोन फूड एलर्जीज, इसको रूल आउट करना भी बिकम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डॉक्टर जो डाइट से रिलेटेड मशवरा दे रहा है। ठीक है, अगर किसी को एग खाने से एलर्जी है, किसी भी फूड आइटम से एलर्जी है, और आपने वो उसको प्रिस्क्राइब कर दिया, अव्वल तो वो खुद ही से कह देगा आपको कि जी मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, मगर उसमें आपका एक पॉइंट सामने आता है कि आपने वो पूछा ही नहीं उससे, राइट। मगर वो ओवरकम हो जाएगा, ठीक है, सम हाउ द अदर हो जाएगा। अगर वो खुद कह रहा है कि जी मुझे खाने से दाने निकल आते हैं, मुझे खाने से रैश निकल आता है, मुझे मेरा सांस रुक जाता है, या इस तरह की काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, फूड आइटम्स होते हैं जिनसे कई लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से डिफरेंट डिफरेंट एलर्जीज होती हैं। तो ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो, लिख लो अपने नोट्स के अंदर। ठीक है, वाइल प्रिस्क्राइबिंग अ बैलेंस डाइट, आपने जो बाकी चीज़ों का को मद्देनजर रखा है, आपने एनी नॉन फूड एलर्जीज का पॉइंट भी ऐड कर लो उसके अंदर। ठीक है, ये एक अच्छा आपके क्वेश्चन से ही निकला है ये, वेरी गुड। जी, एवरी नॉर्मल पर्सन को कर सकते हैं जिसको एलर्जी नहीं है, जिसको कोई बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का चेक नहीं रखना, नॉर्मल आपकी एज में माशाल्लाह जो यंग एज होती है उसके अंदर, मेरा नहीं ख्याल, यूजली एक टर्म होती है फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया, जो कि
अर्ली एडल्टहुड में आती है, ठीक है। वो इट रिमेन्स अनडायग्नोस्ड, बहुत वन इन काफ़ी उसका इंसिडेंस बहुत कम है, सारों को नहीं होती वो, ठीक है। वो फेमिलियल है वो आपकी हेरिडिटरी है, जेनेटिक बेसिस के अंदर आती है। वो 17-18 साल की उम्र में यूजुअली डायग्नोज हो जाती है, ठीक है। उसके अंदर कोई ना कोई एंजाइम का डिफेक्ट होता है या कोई ना कोई इंटरकन्वर्जन नहीं हो पा रही होती, उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिक स्टेट होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, 350, 400, 500 तक कोलेस्ट्रॉल। और यूजुअली वो इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, अपेरेंटली तो बड़ा सही नज़र आ रहा होता है पेशेंट, मगर ऐसे लोगों को 18-20 साल की उम्र में हाइपरटेंशन भी हो जाती है कई दफ़ा। सो वो बहुत रेयर केस है। अदर देन दैट नॉर्मली ज़रूरत तो नहीं पड़ती, आप खा सकते हैं, जिसको सूट करता है, जिसको एलर्जी नहीं है, सारों को खाना चाहिए। इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड कंपोनेंट्स जो कि आपको इनकॉर्पोरेट करने चाहिए आपकी डाइट के अंदर। सो एनी क्वेश्चंस? वी ऑलमोस्ट डन, टाइम तकरीबन हो गया है इसका, 1 मिनट रह गया शायद। जी, एनी क्वेश्चंस सो फार? इंटरेस्टिंग है ये थोड़ा सा या नहीं? इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा? ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा इन कंपैरिजन टू विटामिन्स एंड मिनरल्स? अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, जो भी नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं ओबेसिटी का पार्ट, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसको बल्कि थोड़ी सी नज़र एक दे लेना किताब को, उसके अंदर कुछ प्रोसेसेस हैं, ग्रेलिन फॉर एग्जांपल, फिर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन अल्फा एमएसएच, और ये वो ब्रेन के कुछ हार्मोन्स हैं, पिट्यूटरी के, हाइपोथैलेमस का रोल, आपकी एपेटाइट, फिर कुछ टर्म्स हैं, और एक्सोजेनिक और एक्सोजेनिक, ठीक है। और एक्सोजेनिक का मतलब जो आपके हंगर प्रोड्यूस करते हैं, एन और एक्सोजेनिक, इनको ज़रा देख लेना थोड़ा सा, ताकि वो जो मैं डायग्राम आपको समझाऊंगा तो उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। सेटाइटी क्या होती है, ठीक है, इस तरह की टर्म्स को ज़रा थोड़ा सा देखा ना, तो वी विल डेफिनेटली डू इट टुमारो एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग इंशाल्लाह। कल हमारा 10 से 11 लेक्चर है, ठीक है जी। ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन, and if somebody has any question, he or she can ask me in tomorrow's lecture as well. Take care. Allah Hafiz.